जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, हम फिर से स्वागत करेंगे हमारे अभिषेक मिश्रा जी का @मिश्रा अभिषेक से। इंटरनेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, इंटेलेक्ट हैं और स्पेशलाइजेशन अगर लॉ में है और लॉ के लेक्चरर हैं और प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों चीजों पर कमांड है, तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक की आत्मा निकाल कर रख देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब हम सवाल पूछते हैं। सवाल या टॉपिक है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, या जिसे मैं नॉर्मली मौलाना गैंग कहता हूं। आई यूज्ड टू से मौलाना गैंग। मेयर एक सिर्फ एक मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे पता है, एक एनजीओ है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और वो अक्सर एक दबाव बनाए रखती है मुस्लिम पर्सनल लॉ का कि भाई ये जो पर्सनल लॉ है या मुस्लिम पर्सनल लॉ है, इसमें किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं होगी। एक तरफ जब शाहीन बाग होता है तो ये पूरा गैंग खड़ा हुआ होता है कि हम संविधान बचाने आए हैं, संविधान बचा के जाएंगे, संविधान को बचाएंगे, डेमोक्रेसी को बचाएंगे, इंडिया को बचाएंगे। लेकिन जैसे ही उस डेमोक्रेसी का एक हिस्सा सर्वोच्च न्यायालय, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, विदाउट एनी जुडिशरी यू कांट इमेजिन इवन रूल ऑफ लॉ। भाई बिना सुप्रीम कोर्ट के मेरे हिसाब से तो रूल ऑफ लॉ को इमेजिन नहीं किया जा सकता। यानी जो तीसरा सबसे मजबूत पिलर हमारी डेमोक्रेसी का है, सुप्रीम कोर्ट, वो जब एक कानून पास करता है, या यूं कहें वो जब एक डिसीजन देता है, तो उस डिसीजन के खिलाफ वो सारे का सारा मौलाना गैंग खड़ा हो जाता है। मौलाना गैंग खड़ा होकर ये कहता है कि ये हमारी शरिया के अंदर दखल माना जाएगा, शरिया के खिलाफ माना जाएगा, हम अपने शरिया में दखल अंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया कि एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई दे रहे हो, तो जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा आपके इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट, नॉट राइट, सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ मेल एंड मौलानाज जब क्रिएट होता है, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि संविधान क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब डेमोक्रेसी बचेगी, रिपब्लिक होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, कुछ नहीं। वो कहेंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ इज अबव ऑल। ऐसे में सोसाइटी में एक डिवाइड क्रिएट हो गया। एक सेक्शन ऐसा है जो अलग लॉ से या अलग रूल से रूल हो रहा है, और दूसरा सेक्शन ऐसा है जो अलग रूल से रूल हो रहा है। अब प्रॉब्लम यहीं से आ रही है, और अभिषेक भाई से यही समझेंगे कि क्या ये नॉर्मल है, या ये किसी तरीके का रूल जो डिवाइड है, वो मतलब रूल जो डिवाइड क्रिएट कर रहा है, वो सोसाइटी की रूट्स को डिवाइड कर रहा है, और अल्टीमेटली आगे चल के इंडिया को भी डिवाइड कर सकता है। अभिषेक भाई जी, थैंक यू हरि जी, आपके सभी दर्शकों को राम राम। बहुत गूढ़ प्रश्न है ये शरिया लॉ का। पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करते हैं। आपने वर्ड यूज किया कि ये एक एनजीओ है, ठीक है ना? वो बेसिकली ये एनजीओ भी नहीं है, ये एक समझ लीजिए कुछ लोगों की किटी पार्टी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? जैसे आप संविधान का आर्टिकल 19 पढ़िए, तो उसमें राइट टू फॉर्म एसोसिएशन आपको दिया गया है, तो लोग एसोसिएशन बना सकते हैं। जैसे कंपनीज एक्ट है, उसके अंदर जाके आप एक कंपनी बना सकते हैं। ट्रस्ट एक्ट है, उसके अंदर में ट्रस्ट बना सकते हैं। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसके अंदर एनजीओ बना सकते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुझे नहीं पता कि ये किस चीज के अंदर में बना हुआ है, लेकिन लॉ के लिए इंडियन लॉ कमीशन है, और किसी बोर्ड की कोई भी आवश्यकता नहीं हो सकती, ना होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू लॉ। बिकॉज स्टेट के जो सॉवरेन फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शंस होते हैं जिनको स्टेट के अलावा कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। उनमें से एक फंक्शन है लॉ से रिलेटेड एक्टिविटी, चाहे लॉ को बनाना, चाहे लॉ को अप्लाई करना, चाहे लॉ को डिसाइड करना। ये एक स्ट्रिक्ट जुडिशियल फंक्शन हो, लेजिस्लेटिव फंक्शन हो, एग्जीक्यूटिव फंक्शन हो, ये स्टेट का पार्ट है। अब जब मुस्लिम से रिलेटेड बातचीत आती है, तो एक अलग पैरेलल व्यवस्था क्रिएट कर दी गई है, जिसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहते हैं। जैसे एक मुस्लिम आदमी ने एक मुस्लिम महिला को जो है वो अगर डिवोर्स दे दिया, तलाक दे दिया, तो इसका रिकॉर्ड कहाँ होगा? नॉर्मली सारे केस फैमिली कोर्ट में नहीं आते हैं,
वो वहां के काजी के पास जाते हैं और काजी के रिकॉर्ड में आता है कि भाई ये शादी अब टूट गई है, अब ये जो है नए तरीके से जो भी उसका करना होगा वो काजी का रिकॉर्ड मेंटेन होता है, विच इज बेसिकली द जॉब ऑफ अ स्टेट। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है ये क्रिएट करता है स्टेट विद इन स्टेट। ये बेसिकली देयर इज अ पाकिस्तान विद इन इंडिया विच इज रन बाय द मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ये लोगों के मैटर्स को चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे वो सिविल हो, ये अपने तरीके से इसको रिजॉल्व कराते हैं। इनके पास अपना काजी है, इनके पास अपना मौलाना है, इनके पास अपने सब कुछ है जिसमें ये लोगों के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं और लॉ बताते हैं, जिसको आप फतवा कहते हैं अक्सर, कि भाई इस पे क्या ओपिनियन है आपकी, ऐसा करना चाहिए इस्लामिक दृष्टि से, ये सही है या नहीं है, इसके बारे में भी वो ओपिनियन देते हैं। जो पाकिस्तान की मांग उठी थी वो इसीलिए उठी थी कि हम मुसलमान हैं और हमें हमारे हिसाब से रहने के लिए, हमारे लॉज को अप्लाई करने के लिए अलग देश दे दो। और किस लिए लिया था इन्होंने पाकिस्तान? इसीलिए लिया था ना कि हम दो कौमें हैं। दो कौमें होने का क्या मतलब है? दो कौमें होने का मतलब है कि भाई रेशियली और एथिकली तो हम लोग एक लोग हैं। भाई कल को मेरे परिवार में कोई मुसलमान बन जाए तो उसकी एथनिसिटी तो अलग होगी नहीं, ये हमारे में से ही कन्वर्ट लोग हैं। तो फिर कौम कहां से आती है? क्या चीज है जो इस्लामिक कौम बनाती है? एथनिसिटी तो बना नहीं रही है, क्योंकि सारे ही ये इंडियन वर्ड, आपकी हमारी ही फैमिली में कुछ हिंदू है कुछ मुसलमान है। जैसे इसका हरियाणा में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो जो अभी एक वहां से वो जीती हुई है सोलंकी करके हैं, क्या एक मुस्लिम सांसदा है, उनका एक परिवार हिंदू है जाट है और दूसरा परिवार जाट मुसलमान है। एथनिकली तो वो दो नहीं है, तो फिर कौम कैसे हुआ? कौम क्या बनाता है मुसलमान को, जो एक एथनिसिटी होने के बाद भी कह रहा है कि हम अलग अलग है? वो है उसका रिलीजियस बिलीफ और उसका रिलीजियस लॉज। वो कहता है चूंकि हमारे लॉज तुम्हारे लॉज से डिफरेंट हैं, हम तुमसे अलग हैं। वो एथनिसिटी के बिहाफ पे अपनी नेशंस की बात नहीं करता। जैसे चाइना एक नेशन अलग है हमसे क्योंकि उनकी एथनिसिटी अलग है, कोरियन चाइनीज से अलग है क्योंकि उनकी एथनिसिटी अलग है, जर्मन्स जो हैं वो कोरियन से अलग है, उनकी एथनिसिटी अलग है। ठीक है ना? तो भारत का मुसलमान की कौम क्या है? वो हमारी कौम का ही है, वो कोई अरबी तो है नहीं। तो जब वो हमारी ही कौम का है तो फिर वो अलग कैसे है? उसको अलग बनाता है इस्लाम के ऊपर चलने वाले कानून। वो कहता है चूंकि हमारे कानून दूसरे हैं, चूंकि हमारे जो हमारे रिलीजियस बिलीफ सिस्टम है दूसरा, इसलिए हम तुमसे अलग हो जाते हैं। अरे भाई इस आधार पे कौमें नहीं बनती हैं। आप खाना भी वही खाते हो जो हम खाते हैं, भाषा भी वही बोलते हो जो हम बोलते हो, फिर भी आप कह रहे हो कि हम दो कौम हैं। आप समझिए इसको हरि भाई, ये कितनी डेंजरस सिचुएशन है। यू आर स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज, यू आर ईटिंग द सेम फूड, यू आर फ्रॉम द सेम एथनिसिटी, फ्रॉम द सेम रेशियल बैकग्राउंड, फ्रॉम द सेम लैंड, येट यू आर सेइंग वी आर डिफरेंट। सो व्हाट इज मेकिंग यू डिफरेंट? ये पर्सनल लॉज, ये पर्सनल लॉज, ये शरिया की डिमांड जो है, ये इनको ये कहते हैं हम चूंकि शरिया मानने वाले लोग हैं हम तुमसे अलग हैं। तो ये पर्सनल लॉ बोर्ड अगर आप ग्रांट करेंगे तो ये पावर अपना फैलाते फैलाते एक दिन वो फिर से आएगा जब ये कहेंगे चूंकि हमारा पर्सनल लॉ हमें लगाना है, हमें हमारा लैंड दे दो, हमें हमारी जमीन दे दो। ये फिर से अलगाववाद की बात करेंगे। इसीलिए भारतीय संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर दी गई थी। आपको पता है शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में क्यों लाया गया था? शरीयत एप्लीकेशन एक्ट इसलिए लाया गया था क्योंकि मुसलमानों ने ये डिमांड रखी अंग्रेजों से कि ये जो इंडिया के जो मुसलमान हैं ये हम में से तो हैं लेकिन ये हमारे लॉज को नहीं फॉलो करते। और चूंकि ये जैसे खोजा मुसलमान है या बहुत से मुसलमान हैं वो लोकल ट्रेडिशन और कल्चर फॉलो करते हैं, तो फिर वो हम में से वो मुसलमान कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि जितने मुसलमान भारत में हैं उन सब के लिए एक शरीयत एप्लीकेशन एक्ट फॉलो लॉ को लगाओ कि उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट लगेगा, उनके ऊपर कोई भी लोकल लॉज नहीं लगेगा। ये शरीयत एप्लीकेशन एक्ट की शुरुआत थी और शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में आया और 1910 साल के अंदर देश टूट के अलग हो गया फॉर द डिमांड ऑफ शरिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को डिसबैंड नहीं किया गया
यूसीसी, और इसको डिसबैंड करने का एक ही तरीका है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बिजनेस खत्म हो जाएगा। मैं लास्ट बात करके कंक्लूड करता हूं। विश्व लोचन मैदान का केस है। उस केस में क्या हुआ कि एक लड़की थी, उसका उसके ससुर ने रेप कर दिया। उसके बाद जब वहां पे मुस्लिम काजी साहब बुलाए गए, उन्होंने कहा कि ये तो अब तुम्हारी वाइफ हो गई। रेप के बाद वो अपने ससुर की वाइफ हो गई, क्रिमिनल मैटर नहीं गया वो शुरू में। उसके बाद अब वो जब उसकी वाइफ हो गई अपने ससुर की, तो फिर उसका पति जो था वो फिर उसका बेटा बन गया। अब जब वो उसका पति उसका बेटा बन गया, तो फिर एक अजीबो गरीब सिचुएशन हो गई कि उससे हुआ, उसके और उसके पति से हुआ बच्चा, उसका क्या स्टेटस होगा। बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई। और क्या फिर फोर्सफुल रेप को आप मैट्रिमोनियल स्टेटस दे देंगे? तो खैर मामला फिलहाल कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट तक आया। सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन गवर्नमेंट से पूछा कि ये जो काजी की कोर्ट्स चल रही हैं, इनका क्या स्टेटस है इंडिया में? ये काजी लोग बैठ के मुकदमे चला रहे हैं, ये लोगों के डिस्प्यूट रिजॉल्व कर रहे हैं, क्रिमिनल और सिविल दोनों। इनकी क्या हैसियत है लीगल दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से? आपको पता है तत्कालीन गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने क्या कहा था? गवर्नमेंट ने कहा था कि ये वैलिड हैं, इनको रहने देना चाहिए, इससे केस लोड कम होगा हम लोगों के जो नॉर्मल कोर्ट्स हैं। ये पंचायत की तरह हैं, दे आर लोकल आर्बिट्रेशन सेंटर। हाँ जी, ये क्या बकवास थी? मतलब उन्होंने कहा कि ये वैलिड हैं। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, गवर्नमेंट ने क्या बकवास की थी कि ये वैलिड कैसे? क्योंकि केस लोड कम होगा। फिर तो यार सबको अलग अलग दे दो पंचायतों को, जुडिशरी का लोड ही, जुडिशरी खत्म कर दो। बिल्कुल। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये जुडिशरी की हेल्प करते हैं। उन्होंने ये कहा कि ये जुडिशरी की बेसिकली हेल्प करते हैं, और इस तरीके से हेल्प करते हैं कि ये आर्बिट्रेशन की तरह केसेस सॉल्व करते हैं। मैं आपके साथ इसको शेयर करता हूं, ये आप कर दीजिए, मैं आपको रिलेवेंट पैराग्राफ पढ़ा देता हूं। ये देखिए, ये है वो रिलेवेंट प्रोविजन, ठीक है ना? So the stand of the Union of India is that fatwas are advisory in nature and no Muslim is bound to follow those. Further, Darul Qaza does not administer criminal justice and it really functions as an arbitrator, mediator, negotiator or conciliator in a matters pertaining to family dispute or any other dispute of civil nature between Muslims. According to the Union of India, Darul Qaza can be perceived as an alternative dispute resolution mechanism. मतलब उन्होंने कहा कि इनको बैन मत कीजिए, ये एक आर्बिट्रेशन सेंटर है, मीडिएशन सेंटर है, इनको चलने दीजिए। तो आप बताइए, जो नॉर्मल मुसलमान है वो तो यहां नहीं आएगा ना, वो तो इन्हीं के पास जाएगा। जब भाई पूछ रहा है कोर्ट साफ साफ शब्दों में कि भाई इनका क्या स्टेटस है, इनका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, जो नॉर्मल आपके कोर्ट हैं और ये जो दारुल कज़ा चल रहे हैं, इनका क्या रिलेशनशिप है? तो वो ये कह रहे हैं, ये देखिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट तो नहीं है, ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, ये एडीआर है। तो भाई एडीआर के नाम ये डीआर से ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर लोग इन्हीं के पास जा रहे हैं। और कल को ये जो है ये मेन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म बनेगा, और जो आपका रेगुलर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है वो एडीआर बन जाएगा, क्योंकि लोग वहां जाना नहीं चाहते। आप जरा जाके अध्ययन कीजिए कि दारुल कज़ा में जो मैटर आ रहे हैं और जो मैटर आपके लोकल मैटर्स में आते हैं, सिविल मैटर्स में, उनका क्या रेशियो है जो कोर्ट्स में आ रहे हैं। कितने मुस्लिम्स अपना डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कोर्ट्स के थ्रू कर रहे हैं, फैमिली कोर्ट के, और कितने मुस्लिम जो है वो अपना डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज दारुल कज़ा में कर रहे हैं। और दारुल कज़ा सिर्फ और सिर्फ सिविल मैटर्स को नहीं डिसॉल्व करती, वो मर्डर हत्या बातों को छोड़ करके कई क्रिमिनल मैटर, ये जैसे ये रेप का मैटर था, हाँ रेप तो क्रिमिनल है, एग्जैक्टली ये मैटर रेप का था। अब उसके बाद भी अगर आप कह रहे हो कि ये क्रिमिनल जस्टिस का पार्ट नहीं है, तो फिर क्या फायदा है? जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, आप इसको देख लीजिए कि क्या मैटर था। ये देखिए, इमराना नाम था, यहां से मैं पढ़ता हूं।
It is the ये मैं blue कर देता हूँ. It is the allegation of the petitioner that Darul Qazas spread all over the country are functioning as parallel judicial system aimed to administer justice to Muslims living in this country according to the Shariat, that is Islamic canonical law based on the teaching of the Quran and the traditions of the Prophet. What perhaps prompted the petitioner to file this writ petition is a galore of obnoxious fatwas, including a fatwa given by Darul Uloom of Deoband in relation to Imrana's incident. तो ये एक रिट पिटीशन दायर किया था विश्वलोचन जी ने, और उस रिट पिटीशन का कारण क्या था कि एक इमराना करके एक लड़की थी. ये देख लीजिए, इमराना, a 28-year-old Muslim woman, mother of 5 children, was allegedly raped by her father-in-law. The question arose about her marital status and those of her children born in the wedlock with the rapist's son. The fatwa of Darul Uloom in this connection reads as follows: if one raped his son's wife and it is proved through witness or the rapist himself confesses it, haram mushaharat will be proved. It means that the wife of the son becomes unlawful forever to him, that is the son. The woman with whom the father has copulated legally or had sexually intercourse illegally, in both ways the son can't keep physical relationship with her. ठीक है ना? फिर वो होली कुरान को दे, marry not the woman whom your father copulated. The fatwa was declared. Another fatwa, which of our intention draw rules that no police report can be filed against the father-in-law of Asubi who had allegedly raped her. According to the fatwa, father-in-law could have been blamed only if there had either been a witness to the case or the witness husband, blah blah blah. दो फतवा आए. एक फतवे में क्या कहा कि भाई चूंकि अब तुम्हारे पत्नी का तुम्हारे पिताजी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया तो तुम्हारे लिए तो हराम हो गई, वो भाई खत्म हो गई, क्योंकि कुरान की वर्ष के हिसाब से तुम उस औरत के साथ, उस महिला के साथ शारीरिक संबंध अब नहीं बना सकते जिसके साथ तुम्हारे ये ठीक है कि बेटा अगर बनाए तो उसके साथ बाप बना ले. तो अब वो कुरान की वो वर्ष में देखना पड़ेगा कि क्या बाप के लिए भी हराम है कि अगर कोई बेटा उस औरत के साथ बना ले. जैसे ऐसा है नहीं, क्योंकि मुझे एक इंसिडेंट याद है, आप वो देख ले, मैं अब यहाँ पे उसको डिस्कस करना नहीं है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा इस्लाम में अब आप वो नहीं कर सकते एडॉप्शन. तो वो अब चूंकि वो स्पेसिफिक टू प्रॉफिट थी तो हो सकता है कि वो रूल सिर्फ प्रॉफिट को लगाया जाए, लेकिन बाकियों के लिए क्या ऐसा रूल है कि नहीं है, वो फिर कुरान की आयतें देखनी पड़ेंगी आपको. आप समझ रहे हैं? मतलब आपका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है. आपका क्वेश्चन ये कि ठीक है भाई, फतवा ये है कि पिताजी ने यदि किसी महिला के साथ सेक्स कर लिया तो वो पुत्र के लिए तो अब हलाल नहीं रही, लेकिन अगर पुत्र ने कर लिया है फिर वो क्या पिता के पास जा रही है तो क्या वो हलाल है? ये भी तो फिर मेरे ख्याल से, अगर ये कुरान में ये लिखा हो कि अगर तुम अपनी बेटी अपने बहुओं के साथ ना करो सेक्स, अगर ऐसा कुछ होगा तो उनके ऊपर बयान होगा, बट वो दैट विल बी दी कुरानिक इंजंक्शन दैट नीड टू बी रेड. वो देखना पड़ेगा कुरान के उस पर्टिकुलर आयत को. एक आयत है जिसमें कहा गया कि आप किसके किसके साथ सेक्स कर सकते हैं और किसके किसके साथ सेक्स नहीं कर सकते हैं, ये बाकायदा लिस्टेड है उसमें. फिलहाल बॉटम लाइन यहाँ पे ये है. मेरा क्वेश्चन हमेशा से इस विश्वलोचन मदान और इमराना केस के अंदर यही रहता है, और मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं दे पा रहा कि भाई सीधी सी बात है, लड़के से ब्याह हुआ लड़की का, पॉसिबली हो सकता है वो उसकी कजन हो या कोई भी हुई, हो सकता है उसके चाचा की लड़की हुई. अब मान लिया शादी हो गई, शादी होने के बाद लड़का लड़की ऑब्वियस सी बात है हस्बैंड वाइफ है. अब उसमें काजी साहब कह रहे हैं कि भाई जो इमराना है उसका रेप उसके ससुर ने कर दिया, तो अब वो उसके ससुर की वाइफ हो गई. अब मुझे ये बताइए, डिग्निटी तो खत्म हो गई लड़की की एक तरीके से. अब हो सकता है कल को बेटे के लिए मना किया है, कल को उसी का, उस आदमी का या ससुर का पोता या कोई पोता वो अगर इस तरीके से सेक्स कर ले तो क्या होगा? मतलब बहुत सारी खुलती हैं, और वो आपने जो ऑब्जेक्ट बना दिया ना उस चीज को, और रेप इज द सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज, ये कहां से हो गया? देखिए क्या ऐसा है, रेप को डिफाइन किया गया है शरिया लॉ में? नहीं, रेप को नहीं डिफाइन किया गया. रेप की डेफिनेशन मॉडर्न डेफिनेशन है, ठीक है ना. तो जैसे आप वो सेक्स स्लेवरी को देखिए, वो सेक्स स्लेवरी को रेप इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि उनका मानना है कि अगर आपने किसी को वॉर में कोई बूटी, कोई लड़की मिल गई है आपको,
तो कंसेंट की आवश्यकता नहीं है उसके साथ सेक्स करने के लिए. सो कंसेंट रिक्विजिट एलिमेंट फॉर अ सेक्सुअल रिलेशनशिप इज नॉट समथिंग विच इज पर से रिक्वायर्ड. ठीक है ना. एनीवेज, अब बॉटम यह है कि इस केस में आप देखें, पर्सनल लॉ बोर्ड पे वापस आते हैं कि पर्सनल लॉ बोर्ड क्या लॉ चला रहा है और आपके देश का जूरिस्प्रूडेंस किधर जा रहा है. एक तरफ इस देश का जूरिस्प्रूडेंस लिव इन रिलेशनशिप को कह रहा है कि अब वो दे आर एज गुड एज मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप्स. दूसरी तरफ एक समाज है जो ये कह रहा है चूंकि तुम्हारे पिता तुम्हारे ससुर ने तुम्हारा रेप किया लेकिन तुम्हारे पास विटनेस नहीं है इसलिए तुम पुलिस में भी नहीं जा सकते. अब कोर्ट में ये जब बात आई कि भाई ये लोग जो इस तरीके के फतवा दे रहे हैं, ये लोग जो ये बता रहे हैं कि कौन तुम्हारा मां बन गया कौन पिता बन गया, ये किस कैपेसिटी में कर रहे हैं, कौन सा लीगल फोर्स है इनके इंस्टीट्यूशंस के पीछे. तो इंस्टेड ऑफ कंडेमनिंग इट द गवर्नमेंट हिथरटू एट दैट टाइम उन्होंने कहा जी क्या दिक्कत है, तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, वो अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, चलने दीजिए. तो आपके सोसाइटी का एक सेक्शन जो है वो उत्तर में जा रहा है, दूसरा सेक्शन दक्षिण में जा रहा है. वो रिग्रेसिव, वो अपने आप को एक रिलीजियस नाम पे, रिलीजियस लॉ के नाम पे वो एक अरबी कानून से अपने आप को गवर्न कराना चाहता है. जैसे आप अरब में पढ़ें तो प्रॉफिट ने खुद कहा था कि भाई जजीरा अरब जो है इट्स अ बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम, इट्स अ सैक्रोसेंट ऑफ इस्लाम. इसकी टेरिटोरियल लिमिट को, इसके टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को हम कभी वायलेट नहीं होने सकते दे सकते. तो अगर जजीरा अरब जो है यानी कि जो अरेबियन पेनिनसुला है वो तो भैया सैक्रेड हो गया इस्लाम के लिए, लेकिन वेद जहां लिखा गया है वो हिंदुओं की जमीन नहीं है. ये एक जो मानसिकता है ना, ये एक बड़ी खतरनाक मानसिकता है. तो आप रिलीजन के नाम पे एक 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 पेनिनसुलर लॉ को यूनिवर्सल लॉ बना रहे हो. इसकी एप्लीकेशन भाई अरब के बाहर नहीं होनी चाहिए, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आया था. आप समझ रहे हैं. तो अब क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट को तो ये कहना चाहिए था ना कि भाई ऐसे जो दारुल कजाज है इनको बंद करिए. आप पंचायत है, पंचायत के पास जो अधिकार है पंचायत में जाइए, लेकिन नहीं हम अपना शरीयत लॉ लगाएंगे. अगर शरिया ही लगाना था तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में क्यों रहना चाहते हैं आप. सेक्युलरिज्म की भी बात होगी और शरिया की भी बात होगी, दोनों एक साथ नहीं एग्जिस्ट कर सकते. अब कहते हैं कि आर्टिकल 25 में हमें अपने हिसाब से हमारे शरिया लॉ को फॉलो करने का, नहीं भैया. आर्टिकल 25 बिना किसी लाग लपेट के कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है. और वो ये जो आर्टिकल 25 है ये दुनिया का सबसे कमजोर फंडामेंटल राइट है. यानी आप ये समझिए, ऐसे समझ लीजिए हरि भाई कि यदि आर्टिकल 21 में और आर्टिकल 14 में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो आर्टिकल 14 प्रिवेल करेगा या आर्टिकल 21 प्रिवेल करेगा. ऐसे मुकदमे में, ऐसे रिट्स में ऐसे मैटर्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने जहां सुप्रीम कोर्ट को यह डिसाइड करना पड़ा कि आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 और 19 में रिलेशनशिप क्या है. डू दे एग्जिस्ट इन साइलोज और दे आर इंटरकनेक्टेड. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 14, 19 एंड 21 आर इंटरकनेक्टेड. गोल्डन ट्रायंगल का एक फॉर्मूला उन्होंने बताया. जहां तक बात आर्टिकल 25 की है कि यदि आर्टिकल 25 और आर्टिकल 21 में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 14 में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आर्टिकल 25 जो है वो इट विल टेक अ बैक सीट. इट इज सब्जेक्ट टू अदर फंडामेंटल राइट्स प्लस इट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ. ये 4 चीजों के नीचे है ये फंडामेंटल राइट. तो आप अगर लॉ बना करके, जैसे शाबानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने लॉ बना दिया कि आपको देना होगा मुस्लिम वुमेन को डिवोर्स के बाद मेंटेनेंस, आप उसको किस आधार पे चैलेंज कर रहे थे. आर्टिकल 25 में तो नहीं कहता. आर्टिकल 25 कहता है कि अगर कोर मैटर नहीं है, शरिया कोर नहीं है, रिलीजियस प्रैक्टिस का कोर नहीं है शरिया, रिलीजियस प्रैक्टिस का कोर है 5 कोर थिंग्स है. अगर आपको वो करने से रोकेंगे तो आपके रिलीजन में हस्तक्षेप माना जाएगा. नंबर 1 कि आपको तौहीद मानने से मना कर दिया जाए, एक अल्लाह की इबादत करने से मना कर दिया जाए, तो आप कहेंगे कि हमारे रिलीजियस, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में इंटरफियरेंस हो गई.
दूसरा, आपको ज़कात देने से मना कर दिया जाए। तीसरा, आपको हज जाने से मना कर दिया जाए। चौथा, आपको 5 वक्त की नमाज पढ़ने से मना कर दिया जाए। यदि इनमें से लॉ ये कोई भी काम नहीं करता तो बाकी कोई भी आपका शरिया लॉ सैक्रोसेंट नहीं है, वो पार्लियामेंट्री पावर के नीचे है और पार्लियामेंट जब चाहेगा किसी भी शरिया लॉ को बदलने का ताकत रखता है। और जब आप स्ट्रीट पे अपनी ताकत दिखाते हैं कि हमारे शरिया लॉ में मुदाखलत हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, तो आप आर्टिकल 25 के स्कीम की बेइज्जती कर रहे होते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की बेइज्जती कर रहे होते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट को यह पावर आर्टिकल 25 देता है कि वो जब चाहेगा आपके उस लॉ को, जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, उसको चेंज किया जा सकता है। और आज का जो जजमेंट आया है, ये जो रिसेंट जजमेंट है, उस जो आर्टिकल सेक्शन 125 वाला, उसका नाम मेरे दिमाग से उतर गया, मोहम्मद अब्दुल समद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। मोहम्मद अब्दुल समद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना के केस में मैटर यही हुआ कि ये जो 1986 में मुस्लिम प्रोटेक्शन वुमेन एक्ट लाया गया, उसमें एक सेक्शन 3 और सेक्शन 4 डाला गया। सेक्शन 3 में यह लिखा गया कि मुस्लिम वुमेन को जो मेंटेनेंस है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 3 के अंदर में दिया जा सकता है। उसमें यह था कि एक तो इद्दत पीरियड के लिए मिल जाएगा उसको मेंटेनेंस, दूसरा है कि अगर कोई उसके बच्चा है तो फिर 2 साल तक के लिए, और बाकी उसको मेहर मिलेगा या जो भी मिलेगा। इसके अलावा मेंटेनेंस का कोई भी उसमें क्लॉज नहीं है। तो क्वेश्चन ये आया कि सेक्शन 125 जो है वो आपको मेंटेनेंस देता है सीआरपीसी का, और सेक्शन 3 जो है वो भी आपको मेंटेनेंस देता है। तो क्या सेक्शन 3 के आने से सेक्शन 125 खत्म हो गया? और अगर सेक्शन 3 के आने से सेक्शन 125 खत्म हो गया तो क्या फिर ये जो रिलीजियस लॉ है वो सेक्युलर लॉ के ऊपर गालिब आ गया? क्या वो उसके ऊपर प्रिवेल कर गया? क्या उसने उसको नीचे दबा दिया? तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, हालांकि एक लॉ है कि स्पेशल लॉ, ये भी कहा गया कि ये जो है मुस्लिम विमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट, ये स्पेशल लॉ है और स्पेशल लॉ जो है वो हमेशा जनरल लॉ के ऊपर प्रिवेल करेगा। इसको भी रिजेक्ट किया कोर्ट्स ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कुछ भी सेक्शन 3 में, क्योंकि दोनों बेनिफिशियरी लेजिस्लेशन है, बेनिफिशियरी मतलब लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है ये मुस्लिम प्रोटेक्शन एक्ट, विमेन प्रोटेक्शन एक्ट में, जिससे कि सेक्शन 100 एंड 125 की जो मेंटेनेंस है उसको रोका जा सके, चाहे वो इंटरिम मेंटेनेंस हो चाहे फाइनल मेंटेनेंस हो। आप समझ रहे हैं, चूंकि इस्लाम में जैसे आप हिंदू मैरिजेस एक्ट पढ़े तो उसमें ना फाइनल मेंटेनेंस को देने की बात सेक्शन 25-26 हिंदू मैरिजेस एक्ट करता है। और इंटरिम जो है कि जब तक मुकदमा चल रहा है, जब तक ये डिसाइड होगा कि ये मेंटेनेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तब तक 125 का आप एप्लीकेशन और डाल सकते हैं फैमिली कोर्ट में कि ये तो सेक्शन 27 का एप्लीकेशन हिंदू मैरिज एक्ट में भी चल रहा है, सेक्शन 25 वाला भी डाल दीजिए। तो सेक्शन 125 वाला जो आप डाल देंगे तो वो आपको मेंटेनेंस तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा कि भाई मान लीजिए अगर ये केस जो है 4-5 साल तक खींच जाता है और वो लड़की अपने घर से निकाली जा चुकी है पति के द्वारा, तो वो कहां से अपना भरण पोषण करेगी? तो और जब तक 25-26 का मैटर, यानी कि जब तक हिंदू मैरिजेस एक्ट में डिटरमाइन हो कि इसको एलिमनी मिलेगी, कितनी मिलेगी और कितना मेंटेनेंस मिलेगा, तब तक उसके गुजारे भत्ते के लिए कुछ तो चाहिए जब तक केस का निस्तारण हो। तो ऐसे में 125 जो है इंटरिम रिलीफ प्रोवाइड कर देता है। अब यहां पे यह है कि मुस्लिम्स में तो इंटरिम छोड़िए, फाइनल भी नहीं है कोई, क्योंकि वो तो कहते हैं जो मेहर है बस वही है, मेहर के अलावा कुछ नहीं देना, और बाकी जो मेंटेनेंस था वो या तो इद्दत पीरियड तक के लिए था या 2 साल के लिए था। तो कोर्ट ने एक बड़ा प्रोग्रेसिव डिसीजन दिया कि भाई बेनिफिशियल लॉज है, उससे उस लड़की का फायदा होगा। उस लड़की को अगर लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस देना है, जो कि मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन एक्ट में अगर नहीं मिल रहा है, तो व्हाई शुडंट आई एक्सटेंड द सेम बेनिफिट अंडर द सीआरपीसी? और कोर्ट ने सही इंटरप्रेट किया कि द बेनिफिट शुड बी एक्सटेंडेड एंड देयर इज नथिंग इन द। अब यही देखिए, जो लॉ राजीव गांधी सरकार लाई थी उसको तो धता बता दिया ना सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन ने, वो पूरा का पूरा लॉ इनइफेक्टिव कर दिया एक स्ट्रोक ऑफ पेन से। क्योंकि आप लाए इसलिए थे कि सेक्शन 125 के एप्लीकेशन को कैंसिल आउट किया जा सके, यानी मेंटेनेंस ऑफ द डिवोर्स मुस्लिम वुमेन का 125 में कोई राइट ना बने, इसके लिए आपने ये लॉ लाया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस लॉ के लाने से 125 की एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल आउट नहीं होती, यानी कि द वेरी पर्पस फॉर विच द मुस्लिम वुमेन्स डाउरी प्रोटेक्शन, या उसका नाम मैं भूल रहा हूं उस लॉ का, मैं आपको बता देता हूं क्या है उस लॉ का नाम, एक मिनट।
हाँ, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट। तो जो पर्पस के लिए आपने लेजिस्लेशन किया था, आखिर 86 10 96 10 2006 2026 में 2016 यानी 2026 में 40 साल होते और अभी 2 साल बचे हुए हैं। मुश्किल से वो 38 साल के अंदर जो है कोर्ट ने कहा कि ये जो आपने लॉ बनाया है, जो पर्पस था, जो आपने, अच्छा आप देखिए, राहुल गांधी जी कह रहे थे कि हिंसा 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 की बात करते हैं। शरिया के नाम पे ये कहने वाले कि हम खून बहा देंगे, हम जो है देश की ईंट से ईंट बजा देंगे, वो कभी मुद्दा नहीं बना। इस देश में ये तक नारे लगे कि सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, और कोई भी एक प्रश्न नहीं उठाया गया कांग्रेस की तरफ से। तो ये दिखाता है कि आप जब एक तरफा बात करोगे समाज में तो वो इसी तरीके के क्या कहते हैं रिजल्ट लाएगा, जो अभी हमने आपने इस वाले प्रेजेंट केस में देखा, तेलंगाना स्टेट के केस में जो हमने देखा, मोहम्मद अब्दुल समद के केस में। जी, और जिस तरीके से आपने बताया सारी डायमेंशंस कवर हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक अल्ट्रा लेवल पर जो समझने की जरूरत है कि अल्टीमेटली AIMPLB यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुछ नहीं, वो दो कौमी नजरिए को ही आगे बढ़ा रहा है। और पाकिस्तान इन इंडिया, ये एक लाइन जो है, यही पूरी लाइन इस पूरे का क्रक्स है। और अगर इसे ज्यादा लंबे टाइम तक चलने दिया गया और इसको नहीं रोका गया तो एक और पाकिस्तान बनाने की तैयारी में है। बिल्कुल, और कोई बड़ी बात बना नहीं दिया है ना। आप एक नॉर्मल मुस्लिम बच्चे से जो हमारा भाई बहन है उससे पूछिए, वो कहते हैं हिंदू दूसरे हैं। हाँ, वो इसी मिट्टी का है, इसी हाड़ मांस चमड़ी का है, उसके बाप समय दादा एक समय हिंदू थे। वो चूंकि वो कहता है हमारा लॉ दूसरा है तो हम तुमसे अलग हैं, ये उसको सिखा दिया गया बच्चों को। तो ये क्या है? ये दे आर क्रिएटिंग अनदर पाकिस्तान विद इन इंडिया। और अगर आपने पाकिस्तान के दो कौमी नजरिए को कैंसिल आउट किया तो इसका मतलब यह कि हिंदू और मुसलमान दो कौमें नहीं है, वो एक कौम है। तो एक कौम के लिए दो लॉ कैसे होगा? हाउ कैन देयर बी टू सेट ऑफ लॉज फॉर द वन नेशन? नहीं चल सकता ये। इसीलिए सेक्युलराइजेशन किया गया ना, इसीलिए यूसीसी लाया गया ना। सेक्युलराइजेशन का मतलब क्या है? लॉज मेड बाय पार्लियामेंट आर सुप्रीम। The parliament has the unrestrictable power to make any kind of law which the Supreme Court thinks is not unconstitutional. बात खत्म। तो इसलिए अब ये आर्टिकल 44 में, हालांकि मुझे लगता है कि मोदी सरकार की सीटें कम आ गई तो दे हैव बैक ट्रैक्ड ऑन इट, कि अब उन्होंने कह दिया है कि यूसीसी विल बी लेफ्ट ऑन द स्टेट्स। तो आपको तो पता है कि स्टेट्स में तो नहीं आएगा। अभी मैं सुना था कहीं पे अमर सेन साहब ने कहा कि इस देश में हिंदू और मुसलमान हमेशा से मिलके रहते आए हैं। तो ये तो सिर्फ इंडिया में दिख रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की पॉपुलेशन 24 से 7% हो गई। पाकिस्तान से क्या दिख रहा है? अभी अरशद मतीन ने कहा तो है कि जिसको हमारा रहन सहन पसंद नहीं आ रहा, दफा हो जाए यहाँ से, देश छोड़ के चले जाओ। दिल्ली वाला है, वो साफ कह रहा है कि सामूहिक कन्वर्जन करवाऊंगा, सरकार मुझे परमिशन दे। हाँ, तो भाई तो मैं कह रहा हूं कि आप ये देखिए। नहीं, मैं अमर्त्य सेन साहब से ये पूछना चाहता हूं कि ये सिर्फ हिंदुओं की जिम्मेदारी है? इस देश के मुसलमानों के पास दो देश हैं जो भारत को ही इस्लामिक नजरिए से चलाते हैं, वहां पे वो क्यों नहीं मिलके रह रहे? बांग्लादेश में क्यों नहीं कहा जा रहा है कि हिंदू मुसलमान और एक भाई है? वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत, जो बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उसका पहला वर्ड जानते ही क्या है आप? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश का पहला वर्ड पता है आपको क्या है? हरि भाई, हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं आपको दिखाई देता हूं। वो है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे लिख दें ओम, तो यहां आग मच जाएगा। और मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो ये आप शेयर कर लीजिए। ये एक तरफा जिम्मेदारी जो ये लोग दिए जा रहे हैं ना, आप पढ़ दीजिए इसको, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। नीचे देखिए,
in the name of Allah, the beneficent, the merciful, in the name of Creator, the merciful, we the people of Bangladesh, ये पढ़िए ब्लू पार्ट, Rahman Rahim. यस, ये तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पे आप लिख सकते हैं ओम नमः शिवाय। नहीं, हिंदू तो रहने लायक ही नहीं है ना, हिंदू तो इस दुनिया में होगी नहीं जिम्मेदारी है कि जो है वो हिंदू भारत में हिंदू और मुसलमान सदियों से एक होते आए हैं। मतलब देश टूट के 3 हिस्सों में टुकड़ गया, उन हिस्सों से हिंदू गायब हो गए, फिर भी नहीं मानने को तैयार है यार, फिर भी मानने को नहीं तैयार है। तो क्या कोई कर सकता है? इतनी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। सामने वाला ताल ठोक के लिख रहा है रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, बिस्मिल्लाह रहमान और रहीम से शुरुआत कर रहा है। और आप जो है पता नहीं कहां चल रहे हो कि नहीं भाई इस देश में मिलकर रहे, तो क्यों नहीं लिख रहा है बांग्लादेश लाइक कजाकिस्तान की तरह कि वी आर द पार्ट ऑफ द एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन? वो नहीं इसको रिकॉग्नाइज करते भाई, वो अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को सिर्फ रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, अपनी हिस्ट्री और सिविलाइजेशन पे लात मार दिया है उन्होंने, फिर भी नहीं मानना चाहते। आप देखिए इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामिक लॉ को लैंड लॉ ऑफ द लैंड कर दिया। मैं आपको वो भी दिखा देता हूं, ये पढ़िए जरा आप। द स्टेट रिलीजन republic, state religion of the republic is Islam, but the state shall ensure equal status and equal right in practice of the Hindu, Buddhist, Christian and other. But the state shall का मतलब क्या होता है सर? ये भाई वो कह रहे हैं कि स्टेट का जो रिलीजन है वो तो द स्टेट रिलीजन ऑफ द रिपब्लिक इज इस्लाम, लेकिन स्टेट मतलब वही जो आपका जैसे पार्लियामेंट हो गया, ये हो गया। बट द स्टेट शैल इंश्योर द इक्वल स्टेटस एंड इक्वल, ये दोनों पैराडॉक्सिकल सेंटेंस है, नहीं हो सकते भाई। अगर आपका स्टेट रिलीजन इस्लाम है तो इक्वलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि इस्लाम इक्वलिटी को नहीं मानता है। वो कहता ही यही है कि अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा दीन और सबसे अफजल दीन वो इस्लाम है। फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अल्लाह को भी आप अमेंड करने की कोशिश कर रहे हो, दिस इज ब्लास्फेमी। और अगर कोई ऐसा लॉ है जो ये कहता है कि इक्वलिटी ऑफ रिलीजन है, तो वो तो एकम सत बहुधा विप्राह वदंती है, उसको नहीं लिख रहे हो। वैदिक थ्योरी भी तो ले सकते थे। अब अगर अच्छा मैं वही पूछना चाहूंगा कि क्यों लिख रहे हैं ये लोग, ये क्यों लिख रहे हैं बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में कि रिलीजन इसका इस्लाम रहेगा? अगर भारत के हिंदू मुसलमान मिलके रहे हैं तो फिर वो क्यों नहीं लिख रहा है कि ये तो एंशिएंट लैंड ऑफ वेदास है और इसका कोई रिलीजन नहीं होगा? ये फ्रॉड जब तक रहेगा ना, जब तक एक तरफा जिम्मेदारी डाल दी जाएगी कि जो हिंसा की बात करे, जो सड़कों पे नारे लगा दे कि सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, गुस्ताखे इस्लाम की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, वो तो भाई उसके ऊपर हिंसा का कोई छाप नहीं चलेगा। और जो इसको रेजिस्टेंस में और रिएक्शन में आए वो हिंसक हो जा रहा है। ये वन साइडेड जो ट्रांजैक्शन चल रहा है ये पागल कर देता है हम लोग को भाई कि क्यों कर रहे हो ऐसा। आप समझ रहे हैं? मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ। जो चीज मेरे को समझ में आ रही है वो यही है कि हम आत्मघाती हैं अपने समाज और धर्म के लिए। यहाँ वो बास्टर्ड हिंदूज होते हैं जिनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा, अमृता सेन जैसे भी होते जिन्हें समझ में नहीं आ रहा, उनके पास जवाब भी नहीं होता। सॉरी आई यूज सम बैड वर्ड, लेकिन क्या करें, गुस्सा तो यही है। हिंदू कहना तो बंद करें, पहला बात आप ये करें। अमर्त्य सेन अपने आप को हिंदू, जो वेद से वेद की फिलॉसफी से अपने आप को ना जोड़े वो हिंदू नहीं है। नाम से क्या होता है? नाम से क्या होता है भाई? नाम तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो है उनका नाम सीताराम येचुरी है और राम मंदिर को नहीं मानते, और क्या? तो नाम पे ना जाए। 3 आइडियोलॉजीज देश में एग्जिस्ट करती हैं, इस्लाम, कम्युनिज्म और ये सनातनी। तो ये जो सनातनी हैं इनके विरोध में इस्लाम और कम्युनिस्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
भारतीय इस्लाम की बात कर रहा हूं। अरबिक इस्लाम से हमारी दोस्ती हो रखी है, तुर्किश इस्लाम से हमारी दोस्ती हो रखी है, वो आपके अगेंस्ट में नहीं है। आप तुर्क में चले जाएं, आप कजाकिस्तान में ईरान में चले चले जाएं, जाए, टर्की में, कहीं भी चले जाए, स्वागत है। हाँ अभी अरबिया के लोगों ने मंदिर बना दिया, इंडोनेशिया को हिंदू पूछते हैं। एग्जैक्टली। अब क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो एक मंदिर बना दे? वो एक बनने वाला था, लोग रोड पे आ गए। इस्लामाबाद में कोई कृष्ण मंदिर बनने की बातचीत आई थी, लोगों ने रोड पे आ गए। अच्छा, आपको पता है इसका जो नाम इस्लामाबाद क्यों रखे हुए हैं ये लोग? पाकिस्तान की कैपिटल का नाम कुछ भी हो सकता था ना, बट दे हैव कॉन्शियसली केप्ट इस्लामाबाद एज देयर एज द नेम ऑफ देयर कैपिटल। आपको पता है क्यों? मैं बताऊं आपको। औरंगजेब ने जब केशव राय का मंदिर मथुरा में तोड़ा, तो तोड़ने के बाद उसने दो काम किया। एक तो उस विग्रह को ले जाके आगरा में बेगम की मस्जिद के उसमें चुनवा दिया। दूसरा उसने ये काम किया कि मथुरा का नाम बदल के उसने इस्लामाबाद रख दिया। मासीरे आलमगीर 12th ईयर ऑफ रीन कोई भी जाके पढ़ ले। 12th या 13th ईयर ऑफ रीन का वो है, मुश्किल से 6-7 पेजेस का वो पूरा का पूरा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, जाके वो पढ़ ले। ये है, वो मुगलों को ओन करते हैं। 190 साल भी मुगल नहीं रहे होंगे इस देश में, और इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट मुगलों को बताया जाता है। मेरे ख्याल से आप मुझसे ज्यादा हरि जी जानते होंगे, बाबर कब आया होगा? 1526 में आया, और 1747 तक तो मराठाओं ने खत्म कर दिया था मुगल अंपायर को। 1737 में। तो 1737 हरि भाई हम ले लें तो 1526 में पूरा भारत तो जीता नहीं था, छोटा सा हिस्सा जीता होगा। हम 1530 ले लेते हैं फॉर अ सेफर साइड। 1530 से लेकर के 1630 100 साल होते हैं। 1630 से लेकर 1730 जो है वो 200 साल होते हैं, ठीक है ना? तो ये 200 साल में ही पूरा भारत जो है वो बन गया। और इस समय जब मुगल थे तो ऐसा नहीं कि पूरा भारत जो है मुगलों के अधीन था। वो विजयनगर साम्राज्य थे, अलग अलग जगह पे अलग अलग साम्राज्य थे। उनको तुमने भारत नहीं बनाया, विजयनगर साम्राज्य को तुमने भारत करके नहीं पढ़ाया, तुमने मुगल्स को पढ़ा दिया। मुगल इंडिया, जो कि भारत के एक तिहाई भाग पे भी नहीं थे। मुगलों की सबसे ज्यादा टेरिटरी को इंडिया में जो है वो एक्सपैंड करने वाला तो औरंगजेब था। तो औरंगजेब की डेथ किस सन में हुई है? औरंगजेब जो, हाँ 1707 में, जी करेक्ट, 3 मार्च 1707 को मर गया। तो ये 1530 में ये आता है, क्या नाम है, बाबर। 1530 से 1630 तो 200 साल भी नहीं हुए साहब, क्योंकि वो तो आखिरी था। उसके बाद फर्रुख शियार और ये वो शाह आलम और ये वो तो मराठाओं ने जीत लिया था। और इस समय तक औरंगजेब को कई जगह पे मराठाओं ने वो कब्जा दे, तो 1710 मान लीजिए आप। तो 1530 से 1630 और 1630 से ये 180 साल बनते हैं। ये तुमने 180 साल को भारत का इतिहास बना दिया यार, मुगल इंडिया कह दिया इसको। और वो भी जो कि मुश्किल से 3/4 एक तिहाई और 1 तिहाई हिस्से पे उनका राज रहा होगा। लेकिन वो आप ये देखिए, ये ओडेसिटी है। तो खैर इसको हम जितना डिस्कस करेंगे उतना कम है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अब ठीक है हम डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है एक आधा बहरे को कुछ सुनाई दे जाए, लेकिन हमारे हिंदू बहरे हैं, उन्हें नहीं सुनाई देगा। नहीं, उनकी गलती नहीं है। देखिए हरि भाई बहुत सीधे लोग थे। जो भारत में जब सरकार बदली तो वो अंग्रेज जितना नफरत नहीं करते थे, उससे ज्यादा लोकल कल्चर से नफरत करने वाले लोगों ने इस देश का टेक ओवर कर लिया। जो देश विश्व गुरु था, देखिए हरि भाई, देखिए हमने दुनिया तो समझे, सवाल अब है। आप इसको अब धीरे लोग, बीजेपी को 36% वोट आ रहे, ऐसे नहीं आ रहे। लगातार मोदी जी तीसरी बार भी इतने प्रचंड दुष्प्रचार के बावजूद प्रधानमंत्री बन गए, ऐसे नहीं बन गए। उड़ीसा में जो है उनको हरा करके, उड़ीसा जो है सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाला वो है। उसके बाद कांग्रेस भी ऑप्शन था, प्रदेश है, लेकिन कांग्रेस को छोड़ करके उन्होंने बीजेपी को चूज किया। आप उसी तरीके से देख ले, तेलंगाना में जो है उनकी जो सरकार बनी है वो तो दोनों ही हिंदुत्व के प्लैंक पे बनी। चूंकि आप वो जो पवन कल्याण जी हैं, उनका तो यही था कि आप हिंदुत्व को वो करोगे तो मैं खड़ा हूंगा हिंदुइज्म के लिए।
तो हिंदुत्व के प्लैंक पे खड़े हुए। तेलंगाना की सरकार आज हिंदुत्व के प्लैंक पे बनी हुई है। महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदुत्व के नाम पर सरकार तोड़ी गई और सरकार में हिंदुत्ववादी फोर्सेज आई। तो ये धीरे धीरे हो रहा है। पहले हिंदुत्व के नाम पे लोग, गवर्नमेंट नहीं, मोदी वाजपेयी जी की सरकार इसलिए गिरा दी गई थी क्योंकि उनके ऊपर हिंदुत्व का तमगा लगा हुआ था। अब लोग हिंदुत्व के नाम पे आते हैं, मुखर होकर के आते हैं, क्योंकि हिंदुत्व किसी का बुरा नहीं करता। हिंदुत्व ही है जो बंधुत्व की बात करता है। हिंदुत्व का मतलब विश्व बंधुत्व है। हिंदुत्व का मतलब है सबका प्रेम। हिंदुत्व का मतलब है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका भला। हिंदुत्व का मतलब है सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया। हिंदुत्व का मतलब है अहम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये है हिंदुत्व। हिंदुत्व तो विश्व अवचेतना की बात करता है, विश्व बंधुत्व की बात करता है, और इन्होंने हिंदुत्व को पता नहीं क्या बना दिया है। सो पॉइंट ये है कि अब देखिए, जो विश्व गुरु था, देखिए गुरु ने क्या किया हमारे साथ। जर्मनी ने इतने लोगों को मारा। आज जर्मनी किस रूप में जाना जाता है? जिसने होलोकास्ट किया, जूस को खत्म कर दिया था ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। लेकिन जर्मनी का मतलब इंजीनियरिंग, कार, ये उन्होंने अपना रीब्रांडिंग किया। और भारत का मतलब आज भी कास्ट, स्लेवरी, स्नेक चार्मर। वो देश जितने सूर्य सिद्धांत दिया, वो देश जितने जीरो दिया, वो देश जितने दशमलव दिया, वो देश जिसने फिलॉसफी दी, योग दिया, आयुर्वेद दिया और अर्थशास्त्र दिया, उस देश को तुमने बताया ये स्नेक चार्मर्स है। और उस देश का पहला एजुकेशन मिनिस्टर स्वतंत्र भारत का बना दिया आपने, एक ऐसे व्यक्ति को जिसको हिंदुइज्म या वैदिक या हिंदू परंपरा के बारे में कुछ नहीं पता था। द मैन वॉज अ मौलाना। इस देश के साथ ये हुआ है। नथिंग अगेंस्ट मौलाना साहब, बट ही वॉज नॉट सपोज टू बी द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम ने अन इंडियन प्रोड्यूस किए हैं। यहां के लॉ स्कूलों में, यहां के दूसरे स्कूलों में अपने आप से नफरत करने वाले बच्चे पैदा किए जाते हैं। जी सर, जिस तरीके से आपने समझाया, दैट इज अल्टीमेट। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस चीज की तरफ ध्यान देते रहना चाहिए और सिचुएशंस को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। अभी हम इस चीज को यहीं पर रोके, अब इस डिस्कशन को यहीं रोकेंगे। अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।